Hello students, today we are going to discuss our Bohr model, नील बोर मॉडल. बट उससे पहले हम देखते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल की क्या क्या लिमिटेशंस आई थी. ठीक है, तो देखिए फटाफट कि रदरफोर्ड मॉडल की क्या क्या लिमिटेशंस थी. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम. अब रदरफोर्ड ने हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन जो आगे आपका नील बोर आया था उसने एक्सप्लेन किया. तो हम आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम. इट कुड नॉट टेल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम. उसने एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ नहीं बताया था. एंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ना ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में कुछ बताया. मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं डिफरेंट शेल्स में या ऑर्बिट्स में, कैसे प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, उसने उसके बारे में हमारे को कुछ नहीं बताया. ठीक है ना. उसके बाद देखिए मेजर लिमिटेशन इसकी क्या थी. वैसे तो रदरफोर्ड की वो हम देखते हैं. According to the electromagnetic wave theory, the accelerated charged particle should emit the radiations of the energy continuously. देखो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपका जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, अगर वो घूम रहा है, अगर एक आपका चार्ज पार्टिकल है मतलब इलेक्ट्रॉन्स लगा लो, अगर वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, न्यूक्लियस के चारों तरफ वो घूम रहे हैं, तो दे आर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल. अगर अगर वो एक्सेलरेटेड है तो दे शुड एमिट एनर्जी. उनको कॉन्टीन्यूसली क्या करनी चाहिए, एनर्जी को एमिट करना चाहिए. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इलेक्ट्रॉन देखो रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है और वो एनर्जी को लॉस करता जा रहा है. ये यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्पायरल पाथ में घूम रहा है आपका इलेक्ट्रॉन. ये आपका इलेक्ट्रॉन घूमता गया घूमता गया घूमता गया, मतलब एक्सेलरेटेड अगर उसका मोशन है तो क्या बोल रहा है कि उसको एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा. अगर वो एनर्जी लॉस करता जाएगा तो वो यहाँ से शुरू हुआ, उसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. और फाइनली एक स्टेज ऐसी आएगी वो कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस पे आगे गिर जाएगा. सपोज सेंटर में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है. तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को देखा जाए तो वो कहती है कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हैं, वो एनर्जी को क्या करते हैं, एमिट करना चाहिए, उनको कॉन्टीन्यूसली एनर्जी को एमिट करना चाहिए. एंड द इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी एंड दस इट्स ऑर्बिट मस्ट कॉन्टिन्यू टू श्रिंक. मतलब उसका ऑर्बिट छोटा होता जाए. तो आप देखिए उसका ऑर्बिट क्या हो रहा है, ये छोटा ही तो हो रहा है उसका ऑर्बिट, है ना. उसका ऑर्बिट कॉन्टिन्यूसली श्रिंक हो रहा है एंड फाइनली इट गेट मर्ज इनटू द न्यूक्लियस, है ना, वो न्यूक्लियस में मर्ज हो जाएगा. लेकिन अगर ऐसा हो गया कि इलेक्ट्रॉन ये जो प्रेजेंट है घूमता 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 न्यूक्लियस पे आके यहाँ गिर जाए, तो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी कहाँ गई भाई, इलेक्ट्रॉन तो कोलैप्स हो गया, सॉरी एटम तो कोलैप्स हो गया आपका, है ना. तो एटम हमारे यहाँ पर कोलैप्स हो गया. हैंस ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. इसने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था. अच्छा, उस दूसरी बात देखो, हाँ, एज इफ़ द रेडिएशंस आर एमिटेड कॉन्टीन्यूसली. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती है कि कोई भी चीज़ है अगर वो क्या कर रही है, घूम रही है कॉन्टीन्यूस, अगर रोटेट हो रही है हमारी, घूम रही है हमारी कोई चीज़, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लॉस करेगी, है ना. अगर वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी का लॉस कर रही है, मतलब रेडिएशंस कॉन्टीन्यूसली अगर वो एमिटेड कर रही है ना, तो वो स्पेक्ट्रा भी उसको कौन सा देना चाहिए था, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रा देना चाहिए. अगर हमारी कोई चीज़ क्या कर रही है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो है वो घूम रहा है अगर, तो वो एनर्जी का लॉस करता है वाइल रिवॉल्विंग. रिवॉल्व करते वक्त वो एनर्जी का लॉस करता है. ठीक है, तो कैसे लॉस करता है एनर्जी को, वो कह रहा है कॉन्टीन्यूसली एमिट करता है रेडिएशंस को कॉन्टीन्यूसली एमिट करता है. तो अगर वो रेडिएशंस को कॉन्टीन्यूसली एमिट करता है तो उसको स्पेक्ट्रा भी कैसा देना चाहिए, कॉन्टीन्यूस देना चाहिए. लेकिन जब हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को देखा तो हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कैसा मिला, लाइन स्पेक्ट्रा. जब हमने क्या देखा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को देखा तो हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कैसा मिला, लाइन स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए था कॉन्टीन्यूस. अकॉर्डिंग टू दिस वो ये कहता था कि कॉन्टीन्यूसली लॉस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो इसलिए हमारे को स्पेक्ट्रा कैसा मिला, हमने इसे प्रूव करा. आगे मैं आपको बताऊंगी हमारे को हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा कैसा मिला था, लाइन स्पेक्ट्रा मिला था हमें हाइड्रोजन का. ठीक है, तो उस अभी रदरफोर्ड को, फिर उसके बाद कौन आए, रदरफोर्ड को इतनी लिमिटेशंस आई. फिर आगे नील बोर आया. नील बोर ने देखा भाई क्या क्या चीज़ें पीछे हो चुकी हैं, उन सबको ओवरव्यू किया. उसके बाद उसने अपने बोर मॉडल दिया, उसके पोस्टुलेट्स प्रोवाइड करे अपने. तो देखिए आगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम. इट इज़ गिवन बाय द नील बोर. किसने दिया था, ये नील बोर ने दिया था. कब दिया था, 1913 में दिया था. किस बेसिस पे दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. किस बेसिस पे दिया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे दिया था. तो देखो इन 1913 डेनिश फिजिस्ट नील बोर प्रपोज्ड अ मॉडल. उसने एक मॉडल प्रपोज किया
ऑफ द हाइड्रोजन एटम। किसका मॉडल, इसका जो मॉडल था वो किसके ऊपर था, हाइड्रोजन एटम के ऊपर था। इसका मॉडल किसके ऊपर था, हाइड्रोजन एटम के ऊपर। तो इसने मॉडल प्रपोज किया डैट कंबाइन द वर्क ऑफ, जो किस किस के वर्क को कंबाइन करता हुआ था, प्लैंक्स के, आइंस्टाइन के और रदरफोर्ड के। ठीक है, इससे पहले कौन कौन आ चुका था, बोर से पहले प्लैंक्स आ चुका था, बोर आ चुका था, प्लैंक्स आ चुका था, आइंस्टाइन आ चुका था, रदरफोर्ड आ चुका था बोर से। तो इसने क्या करा, उन सबको स्टडी करा, तो उसके बाद उसे अपना उसका कंबाइंड इफेक्ट प्रोवाइड करा। इन सब का देख कर अपना कुछ बीच में मॉडिफाई करके फिर उसने सब कुछ पोस्टुलेट्स वगैरह प्रोवाइड करे। एंड वॉज रिमार्केबली सक्सेसफुल इन प्रेडिक्टिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, और ये सक्सेसफुल हुआ था हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो अब इसके पोस्टुलेट्स हम देख लेते हैं, इसके क्या क्या पोस्टुलेट्स रहे हैं। लेट अस सी द फर्स्ट पोस्टुलेट, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं इन द सर्टेन डेफिनेट ऑर्बिट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं इन द सर्टेन डेफिनेट ऑर्बिट्स। जैसे देखो ये हमारा क्या न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑर्बिट्स हैं, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ मैंने क्या दिखा रखे हैं, दीज आर द ऑर्बिट्स। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इन ऑर्बिट्स के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्टेन डेफिनेट ऑर्बिट्स, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स या क्वांटम स्टेट्स। इन ऑर्बिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं या क्वांटम स्टेट्स बोलते हैं। और एन की वैल्यू जो है आपकी वो कहाँ से कहाँ लाई कर सकती है, 1 2 3 4 5, मतलब ये 1 हो गया फर्स्ट आपका, सेकंड शेल आपके सेकंड हो गया, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। एक्चुअली एन इज़ योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये मैं आपको जब हम क्वांटम नंबर स्टडी करेंगे आगे तो मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ एन। ओके, सो अब उसके बाद देखो द एनर्जीज ऑफ द एनर्जीज इन केस ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ द डिफरेंट एनर्जी स्टेट। अब डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स की एनर्जी जो थी वो भी प्रोवाइड करी गई थी, डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स की एनर्जी प्रोवाइड करी गई थी। मतलब ये जो डिफरेंट एनर्जी स्टेट है, ये होगी, ये होगी, ये होगी, मतलब डिफरेंट ऑर्बिट्स है ना, उनकी एक अपनी एनर्जी थी। ठीक है, तो उसको भी प्रोवाइड किया गया था, कौन से एक्सप्रेशन से, इस एक्सप्रेशन से। ये आगे डिराइव भी होता है एक्सप्रेशन, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखो, व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन, -2π² me⁴ n²h²। ठीक है, -2π² me⁴ n² और h², वेर m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज़ द चार्ज, n इज़ योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो मैं आपको कह रही थी उसकी वैल्यूज़ लाई कर सकते हैं, 1 2 3 4 लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनकी कौन से शेल में प्रेजेंट है। h आपका क्या हो गया हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट। h हमारा यहाँ पे क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब उसके बाद देखिए, अगर मैं ये सारी वैल्यूज़ पुट अप कर दूँ, पाई की वैल्यू आपको पता ही रहती है 3.14 होती है, 22/7 होती है। m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 होती है। ई उसका चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इसकी वैल्यू रहती है। तो अगर ये सारी वैल्यूज़ हम पुट कर दें ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ m, E एंड H, ठीक है, सो व्हाट विल यू गेट, आपको क्या मिलेगा, एनर्जीज आपको मिलेंगी। ठीक है, कितनी मिली आपको एनर्जी, डिफरेंट यूनिट्स के अंदर एनर्जी चेंज होगा, यूनिट्स के अकॉर्डिंग एनर्जी का क्या होगा, चेंज होगा। अब जैसे देखिए, एक आपको मिली -21.8 इंटू 10⁻⁻19 बाय n², -21.8 10⁻⁻19 ये किसके यूनिट के अंदर है, जूल पर एटम। कौन सी यूनिट में है ये, जूल पर एटम में। दूसरी देखिए -13.6 बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आपकी कितनी है, -13.6 बाय n²। तीसरी आप देखिए -1312 बाय n² किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल में ये हो गई -1312 बाय में n² किलो जूल पर मोल हो गई। ओके, क्लियर। अब उसके बाद देखो फॉर द हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल का क्या मतलब है कि जिनके पास भी आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जिनके पास भी क्या हो, एक ही इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन आपको पता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे ही हीलियम पॉजिटिव देखो, इसके पास हीलियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 2 एटॉमिक नंबर होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने 2, लेकिन ऊपर क्या है प्लस का 1, तो उसे 2 - 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे लिथियम का 2 पॉजिटिव, लिथियम का 3 होता है, 3 में से 2 का कितना हो गया 1, तो ये है हाइड्रोजन लाइक, मतलब इनके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जो भी स्पीशीज इनके पास एक इलेक्ट्रॉन्स हो उनको बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं उनको, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स बोलते हैं। तो उनके लिए जो एनर्जीज है वो क्या रहेंगी, देखो इस वैल्यू में बस क्या कर देना है आपको, z² ऐड कर देना है। z मतलब एटॉमिक नंबर, जैसे हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 रहता है, लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर 3 रहता है, तो z आपका बस वही हो जाएगा। आई बात समझ, तो बस आपको क्या करना है, z² ऐड करना है, यहाँ भी z² ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी z² ऐड हो जाएगा।
ठीक है। तो माइनस का 13 12 बाय एन स्क्वायर जेड स्क्वायर किलो जूल पर मोल। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में बोलते हो तो यहाँ जेड स्क्वायर आ जाएगा, जूल पर एटम में बोलते हो तो यहाँ पे जेड स्क्वायर आ जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस रहेगा इन फॉर द हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। ठीक है, ये थे हमारे फर्स्ट पोस्टुलेट हमने स्टडी करा। क्लियर? आगे देखिए उसके बाद द एनर्जीज ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड। अब जो इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स्ड होती है और क्वांटाइज्ड होती है। मतलब उनके पास एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है। द एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हमारी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। ठीक है, या और फिक्स्ड को हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड बोलते हैं। मतलब स्पेसिफिक वैल्यू होना एनर्जीज की, दैट्स क्वांटाइज्ड इज नोन एज द स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ द एनर्जीज। व्हेन द एनर्जी इज गिवन टू इलेक्ट्रॉन, अब देखो जब हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लोएस्ट एनर्जी शेल से जो ऊपर हमारी जो हायर एनर्जी शेल्स होंगी उसमें जाके क्या होते हैं? एक्साइटेड हो जाते हैं। अगर कोई भी चीज़ को आप एनर्जी दोगे तो भाई वो तो भागने की कोशिश करेंगी ना। तो अगर आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपका ये हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस हो गई। इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर इस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, इसको आपने एनर्जी तो ये एक्साइट होकर यहाँ चला गया, ये एक्साइट होकर कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। तो यही बोल रहा है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को क्या देते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, देन इट गेट एक्साइटेड, वो एक्साइट हो जाता है फ्रॉम द लोअर टू द हायर एनर्जी ऑर्बिट। लोअर एनर्जी ऑर्बिट से वो कहाँ चला जाता है? हायर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर वो चला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब ये एनर्जी का जो गैप है, डिफरेंस है इन दो शेल्स एंड ऑर्बिट्स के बीच में, ये यहाँ प्रेजेंट था ना, इस वाले के अंदर प्रेजेंट था, गया कहाँ है? यहाँ चला गया। तो इन दोनों के बीच में कितना एनर्जी का डिफरेंस होगा? ठीक है, डेल ई, वो क्या होगा? इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी, है ना। तो En2 माइनस का En1, En2 माइनस का En1। आई बात समझ आपको? इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स एनर्जी चेंजेस डिसकॉन्टीन्यूसली। ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट्स में मैंने आपको बताया कि हर एक ऑर्बिट की क्या अपनी एक वैल्यू एनर्जी की, आपने पीछे देखा ही है स्पेसिफिक वैल्यूज एनर्जीज की। तो डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो एनर्जी है वो डिसकॉन्टीन्यूसली चेंज होती है टू हैव द सम डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी, ताकि उसके पास क्या हो सके? कुछ डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी हो सके, मतलब फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी हो सके। उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन बोलते हैं। मतलब एक फिक्स्ड या एक स्पेसिफिक वैल्यू होना एनर्जी की, दैट इज नोन एज द क्वांटाइजेशन। अब उसके बाद देखिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड इन केस ऑफ द एक्साइटेशन। अब आप कुछ रेडिएशन जो डाल रहे हो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के डालोगे, जो आप रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को दे रहे हो ताकि वो यहाँ से लेकर यहाँ एक्साइट हो जाए, तो एक पर्टिकुलर क्या डालोगे? फ्रीक्वेंसी के डालोगे। तो वही वो बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब इन केस ऑफ एक्साइटेशन। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी लास्ट वाली वीडियो के अंदर कि अगर आपकी कोई चीज़ एक्साइट होती है तो वो हायर स्टेट में जाती है, लेकिन हायर स्टेट में कोई भी चीज़ एक्साइटेड स्टेट में वो स्टेबल नहीं होती है। कोई भी स्पीशीज़ अगर आपकी क्या जा रही है? लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जा रही है, तो हायर स्टेट में वो क्या होती है? इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है। तो वो कहाँ आती है? वापस से अपने लोअर शेल में आती है। वापस से कहाँ आती है? अपनी लोअर शेल में आती है। तो जब एक्साइट होकर जाती है हायर के अंदर लोअर टू हायर में, तो उसको एक्साइटेशन बोलते हैं। जब वो हायर से फिर से लोअर में आती है तो उसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं उसको? डी एक्साइटेशन बोलते हैं। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड इन एक्साइटेशन और द एमिटेड होगी तो क्या बोलोगे? उसको डी एक्साइटेशन बोलोगे। इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द डिफरेंट ऑर्बिट इज, देखो E इज इक्वल टू हमारा एच न्यू होता है, तो यहाँ से न्यू क्या हो जाएगा? E/h। तो ऐसे न्यू किसके इक्वल हो जाएगा? इन दोनों का गैप, जहाँ से लेकर जहाँ तक वो क्या करा? एक्साइट होकर गया। तो मतलब उन दोनों का चेंज, एनर्जी का चेंज। डेल मतलब चेंज, दैट इज डेल मतलब चेंज इन द एनर्जी बिटवीन द टू ऑर्बिट्स। तो डेल E/h और डेल E की वैल्यू En2 माइनस का En1/h। इसी क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल बोलते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पोस्टुलेट आपका, एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेन्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। जब तक इलेक्ट्रॉन आपका एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा, इट नीदर लूजेज और गेन एनर्जी, ना ही वो एनर्जी को लॉस करेगा ना ही वो गेन करेगा। अगर वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, जब तक वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट है तब तक ना ही वो गेन करेगा ना ही वो लॉस करेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन आपका इस ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो वो घूम रहा है, लेकिन ना वो एनर्जी को गेन करेगा ना वो लॉस करेगा। लेकिन आपका रदरफोर्ड कहता था कि कोई भी चीज़ अगर घूमती है वो एक्सेलरेटेड मोशन एग्जिबिट करती है और एनर्जी को कॉन्टीन्यूसली एमिट करेगी, रेडिएशंस को कॉन्टीन्यूसली एमिट करेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी का गेन करेगा? जब ये लोअर से हायर शेल में जाएगा। और कब लॉस करेगा? जब ये हायर से लोअर में आएगा। ओनली व्हेन इट गेन्स एनर्जी व्हेन इट गोज फ्रॉम लोअर टू हायर एंड
लॉस एनर्जी व्हेन इट कम्स फ्रॉम हायर टू लोअर, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा पोस्टुलेट। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं द रिलीज और द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। जो रिलीज और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होगी वो आपको बता ही दे किसके इक्वल होगी, डेल ई के, और वो क्या होगा, इन दोनों के बीच का एनर्जी का डिफरेंस, ठीक है। मतलब E2 माइनस E1 ले सो, तो E1 मतलब हायर शेल की एनर्जी जहाँ पे वो गया है, E1 मतलब जहाँ से गया है, E2 मतलब हायर शेल जहाँ पर गया है, E1 मतलब जहाँ से वो एक्साइट होकर गया है, और वो हमारी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज विच एक्सप्लेन द डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी को लॉस कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन जो आपका घूम रहा है, तो वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम देता है। लेकिन आपको जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम मिला था वो लाइन स्पेक्ट्रम मिला था, एमिशन स्पेक्ट्रम जो हाइड्रोजन का मिला था ना, वो लाइन स्पेक्ट्रम मिला था, कॉन्टीन्यूस नहीं मिला था। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इट एक्सप्लेन द डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसी ने किसको एक्सप्लेन किया था, डिसकॉन्टीन्यूटी को एक्सप्लेन किया था कि एनर्जी कभी भी कॉन्टीन्यूसली वो लॉस नहीं करता रहता। वो कब हमारा लॉस या गेन करेगा, जब वो लोअर से हायर में जाएगा या हायर से वो लोअर शेल में आएगा। अब उसके बाद देखो कैलकुलेशन ऑफ द रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट। बोर ऑर्बिट की रेडियस निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, सपोज ये आपका एटम है, एटम के ऊपर जो चार्ज है वो आपका Z है, तो ये न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होगा, ZE। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होगा, ZE। ये आपका इलेक्ट्रॉन है जो इस ऑर्बिट में क्या कर रहा है, घूम रहा है। ये आपका इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है, इसके ऊपर हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर चार्ज है Q2। ये हो गया हमारा क्या हुआ, E चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन, E इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर मान लो, ZE किसके ऊपर हो जाएगा, न्यूक्लियस के ऊपर हो जाएगा। तो इसको Q1 और Q2 इनिशियली मानो, ठीक है। तो आपकी जो इलेक्ट्रोसिटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, आपने कुलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा क्लास 10 के अंदर। कुलम्ब्स लॉ क्या कहता था आपका, जो दो चार्जेस जो फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो यहाँ पे यही चीज़ है, आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, आपने कुलम्ब्स लॉ पढ़ा हुई, दो चार्जेस के बीच में आप जो फोर्स पढ़ते थे वो किसके इक्वल पढ़ते थे, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। और वो किसके इक्वल होगी, आपकी ये सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगी, ताकि एक दूसरे को बैलेंस कर सकें ये, ठीक है। अब देखो उसके बाद के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, के कांस्टेंट हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पर हमारी जो एंगुलर मोमेंटम होता है, ये आपका आगे पोस्टुलेट होगा, मैं बताऊंगी। जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है ना, MVR, एंगुलर मोमेंटम आपका क्या होता है, MVR। इट इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h/2π। जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है, डेट इज़ योर MVR, एंगुलर मोमेंटम डेट इज़ योर MVR। वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, h/2π का। ये h/2 का क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब आगे क्या लगा दिया, n लगा दिया। n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3। तो इसलिए हम बोल रहे हैं इंटीग्रल मल्टीपल होना किसका, h/2π का। तो मैं क्या करूँ, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लूँ। वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी NH/2/mr। वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या कर दी, पुटअप कर दी, ठीक है। अब वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करने के बाद Q1 की वैल्यू भी पुट कर दो। क्या था, Q1 न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज, वो कितना है, ZE। और आपको इलेक्ट्रॉन पे हमने कितना चार्ज मान लिया था, E चार्ज मान लिया था। तो K इंटू ZE इंटू E बाय में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ओके। और उसके बाद देखो n स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, इसको ब्रैकेट ओपन अप करो, इसको सॉल्व करो। एक R से पहले एक R मैंने कैंसिल कर रखा है, एक R से एक R कैंसिल, फिर ये R बचता है, यहाँ पे R स्क्वायर आएगा क्योंकि हमने स्क्वायर करा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये बचने वाला है। एक बार आपको खुद पुट करके देखना, फिर सॉल्व करना, आप कर लोगे इसको आसानी से। तो KZE स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर h/4 स्क्वायर MR, ये बचेगा। यहाँ से R निकाल लो, R आ जाएगा तुम्हारा n स्क्वायर h/4 स्क्वायर MKZE स्क्वायर, ये तुम्हारा R आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, जो R है वो आपको किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n²/z के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपका R n²/z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ जी, तो आपका R हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। अब उसके बाद देखो ये सारी चीज़ें जो n²/z को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, HB, 4B, πB, M, K, E, सारी चीज़ें कांस्टेंट है। तो इन सब की वैल्यू जब पुट करोगे ना, बाकी सब की n²/z की वैल्यू को छोड़ के, तो तुम्हारे को ये मिलेगा 0.529। तो मैंने क्या लिख दिया, R इज इक्वल टू 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम, ठीक है। क्या हो जाएगा, n²/z एंगस्ट्रॉम। अगर n की वैल्यू 1 हो, इफ़ n वैल्यू 1, और हाइड्रोजन एटम के लिए z भी 1 होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का। n की वैल्यू 1 हो, हाइड्रोजन एटम के लिए z 1 होता है, तो r कितना हो जाएगा, 0.529। r हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, और विच इज़ इक्वल टू A0, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बोर्स रेडियस।
ए नोट को ही क्या बोला जाता है, बोर रेडियस। मतलब 0.529 आ जाएगा ना जब एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो आर यू विल गेट 0.529 और 0.529 को ए नोट लिखते हैं और इसी ए नोट को क्या बोलते हैं, बोर रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बोर रेडियस। ठीक है, अब उसके बाद देखो अगर मैं क्या करूँ, R2 निकालूँ, ये तो R1 निकाला ना मैंने फॉर फर्स्ट, n की वैल्यू 1 रख के। R2 निकालूंगी तो कितना आएगा, देखो मैंने क्या करा, R जो था मेरा वो किसके इक्वल आ गया, ए नोट के इक्वल आ गया। तो मैंने R मेरा मतलब 0.529 जो आपकी वैल्यू है वो किसके इक्वल मैंने बोली है, ए नोट के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दो, 0.529 की जगह ए नोट रख दो। ठीक है, 0.529 को मैंने ए नोट माना और ए नोट को क्या बोला जाता है, बोर रेडियस बोला जाता है। तो 0.529 की जगह ए नोट रख दो तो क्या आ जाएगा, ए नोट n²/z हो जाएगा। तो आर की वैल्यू हमारे जब 2 होगी तो 2 पुट करो, z की वैल्यू तो 1 ही रहेगी फॉर हाइड्रोजन एटम, तो r की वैल्यू 2 पुट करो, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा 4 ए नोट। 3 पुट करो 9 ए नोट, 4 पुट करो 16 ए नोट हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर हीलियम पॉजिटिव, हीलियम पॉजिटिव के लिए हमारा z कितना होता है, 2। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल है ना, क्यों है, बिकॉज इसके पास हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, प्लस का 1 चार्ज है, तो 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये इट इज़ आवर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। सो इसके लिए R1 निकालोगे तो कितना आएगा, देखो z की वैल्यू यहाँ पे 2 रखो, n की वैल्यू 1 रखो, R1 के लिए a नॉट बाई 2 आएगा। फिर z की वैल्यू R2 निकालो, z तो 2 ही रखोगे क्योंकि हीलियम पॉजिटिव के लिए निकाल रहे हो, तो z की वैल्यू तो 2 रखोगे, n की वैल्यू अब कितनी रख दो, 2 रख दो, फिर n की वैल्यू 3 रखो, फिर 4 रखो, तुम्हारे को ये मिलता जाएगा। तो तुमने क्या देखा, हाइड्रोजन एटम के लिए R1 a नोट था, लेकिन हीलियम पॉजिटिव के लिए a नॉट बाई 2 आ गया। इसके लिए 4 ए नोट था, इसके लिए 2 ए नोट आ गया। तो जस्ट हाफ नहीं हो रहा हमारा, जस्ट हाफ हो रहा है। तो मतलब क्या पता चल रहा है कि जैसे आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से जो आपका ऑर्बिट की रेडियस है वो कम हो जाएगी। जैसे जैसे स्पीशीज़ के ऊपर क्या आता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब ऑर्बिट का साइज़ क्या करेगा, कम करेगा। ऑर्बिट का साइज़ कम करेगा तो रेडियस कम होगी, इसलिए जो हाइड्रोजन और हीलियम पॉजिटिव में डिफरेंस है। ऐसे लिथियम 2 पॉजिटिव का भी निकालना आप, R1 R2 R3 R4 वो लिथियम 2 पॉजिटिव निकालना, उसके लिए और कम मिलेगा, मतलब वहाँ पे प्लस का 2 चार्ज आ गया, मतलब और कॉन्ट्रैक्शन होगा साइज़ के अंदर, मतलब वहाँ पे जो रेडियस होगी ऑर्बिट की वो और भी कम होगी, ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वो हमारी और भी कम होने वाली है। ठीक है, समझ में आई आपको इतनी बात। अब उसके बाद देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। इफ़ द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ द लिथियम 2 पॉजिटिव, सेकेंड ऑर्बिट की जो रेडियस है आपकी लिथियम 2 पॉजिटिव की वो x है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट की निकालो, किसकी, हीलियम पॉजिटिव की। ठीक है, पहले फॉर्मूला लगाओ, रेडियस का आपने क्या निकाला है, n² a नोट बाय z, ये आपने फॉर्मूला निकाला है। ठीक है, अब देखो लिथियम 2 पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए z बताओ क्या रखोगे, 3, ये एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है, 3 होता है। और उसके बाद कि कौन से उसने रेडियस दे रखी है, सेकेंड ऑर्बिट की, मतलब n की वैल्यू क्या रखनी है, 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू a नोट बाई 3, कितनी रेडियस दे रखी है, x, तो r की जगह कितना हो गया, x हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब उसके बाद देखो यहाँ से a नोट की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी, 3x/4, कितनी आ जाएगी a नोट की वैल्यू, 3x/4। अब उसके बाद देखो हीलियम पॉजिटिव की हमें निकालनी है, हीलियम पॉजिटिव के लिए रखो z कितना रखोगे, 2, और z को क्या रखोगे, यहाँ पे 2 रखोगे, और n की वैल्यू क्या रखोगे, फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट, तो n की वैल्यू क्या रखोगे, 1, तो कितना बन जाएगा, a नोट बाई 2 बन जाएगा। अब यहाँ से a नोट की वैल्यू जो लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए आई है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तुम्हारी हीलियम पॉजिटिव की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखिए आप अगला पोस्टुलेट जो आपका है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द डेफिनेट और द डिस्क्रीट वैल्यू। जैसे जो एनर्जीज की जो वैल्यू होती है डिफरेंट ऑर्बिट में वो डेफिनेट होती हैं, और मतलब कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी होती हैं अलग अलग ऑर्बिट्स की या स्टेशनरी स्टेट्स की। वैसे जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है एक इलेक्ट्रॉन की इन एन एटम, उसकी भी वैल्यूज़ हमारी क्या होती है, सर्टेन डेफिनेट और डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, नॉट हैव द वैल्यू ऑफ इट्स ओन, अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। ऑर्बिट में जो सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स की। ठीक है, तो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 पाई का। एंगुलर मोमेंटम जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 पाई का। ये बात मैंने आपको पहले बताई है। सो ये बात हमारी होगी, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव, तो आपकी जो एंगुलर मोमेंटम होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास, उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती है, डिस्क्रीट और डेफिनेट वैल्यूज़ होती हैं। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या होती है, हमारी डिस्क्रीट और डेफिनेट वैल्यूज़ होती हैं हमारी इलेक्ट्रॉन्स के पास फॉर द एंगुलर मोमेंटम, और वो क्या होती है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होती है।
अगर n की वैल्यू 1 हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम्बियर इज इक्वल टू एच बाई 2 पाई, n की वैल्यू 2 होगी तो एम्बियर इज इक्वल टू एच बाय, देखो 2 होगी तो 2 से 2 कट जाएगा ना, तो एच बाई पाई बचेगा, 3 पुट करो तो एम्बियर इज इक्वल टू 3h बाई 2 पाई। दैट इज़ द एंगुलर मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, मतलब सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, ऐसे एनर्जी की भी सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज़ आ रही थी, है ना, स्पेसिफिक वैल्यूज़ आ रही थी, तो उसको हम क्या बोल रहे थे, क्वांटाइज्ड बोल रहे थे। ऐसे ही यहाँ पर आपकी एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, वो भी हमारी क्या होती है, सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती है, तो उसको भी क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड बोलते हैं। ओके अब हमने रेडियस निकाल ली है, एनर्जी की बात हमने कर ली है, अब बात कर लेते हैं द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन द बोर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी होती है बोर ऑर्बिट के अंदर, वो हम देख लेते हैं। देखो एम्बियर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, यहीं से हम उठाते हैं, यहाँ से वेलोसिटी निकालो कितनी आएगी, एन एच बाई 2 पाई एम आर, ये एम आर को इधर नीचे ले आओ तो क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई एम आर आ जाएगा। अब उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद देखिए क्या होने वाला है आपका, एन एच बाई 2 पाई एम आर, आर की वैल्यू पीछे से निकाली तुमने, आर की वैल्यू तुमने पीछे से निकाली थी, क्या आई थी तुम्हारी आर की वैल्यू, देखो एक बार, ये आई थी तुम्हारी आर की वैल्यू, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये आर की वैल्यू आई थी। इस आर की वैल्यू को उठाओ, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो इस आर की वैल्यू को, सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच। मतलब यहाँ से क्या पता चला कि जो वेलोसिटी है आपकी वो जेड बाई एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी किसकी डायरेक्टली, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, मैं जेड बाई एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। सो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, तो पुटिंग ऑल वैल्यूज़ व्हाट विल यू गेट, ये बाकी सारी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दो, बाकी जो कांस्टेंट की वैल्यू है ना वो सारी पुट कर दो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 10 की पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, ये तुम्हें मिलेगा 2.18 10 की पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी की वैल्यू तुम्हारे को मिलेगी फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द बोर ऑर्बिट। तो ये आज हमने कुछ पोस्टुलेट्स की यहाँ पर बात कर ली है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए दोबारा से और इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए तब तक, और इससे आगे की जो बात है लाइन स्पेक्ट्रो को एक्सप्लेन करना या एक दो बातें और हैं वो मैं आगे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको आगे वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अच्छे से देखिए वीडियो को, और कुछ नहीं समझ आए तो बैकवर्ड जाके पॉज करके फिर से देखिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। यू कैन रीड ऑल्सो फ्रॉम योर बुक। ये वैसे तो मैंने सारे पोस्टुलेट्स कवर करवा दिए, बाकी 2-4 बातें और हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, और लाइन स्पेक्ट्रो की बात कर लेंगे, इसके हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा की, ठीक है। क्लियर आपको इतनी बात, ओके, थैंक यू ऑल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, बिकॉज यू विल गेट द नोटिफिकेशन बाय योर सेल्फ, जब भी नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको खुद से ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ओके। थैंक यू ऑल।